तो ठंड प्रचंड हो चली है और लगातार इसके अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम अब बढ़ता जा रहा है। भोपाल में सीवियर कोल्ड डे, मंगलवार को सीजन का पहला सीवियर कोल्ड डे पड़ा। दिन का पारा 3 डिग्री लुढ़क कर 17.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। दिन के तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री कम रिकॉर्ड हुआ। 4 साल में जनवरी का सबसे ठंडा दिन रहा भोपाल में। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल कड़ाके की सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। आने वाले 3 से 4 दिनों तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब बड़ी खबर रायसेन से। शहर में घना कोहरा है, इसके चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। रायसेन में वाहन चालकों को खासी दिक्कतें आ रही हैं। हेडलाइट जलाकर धीमी गति से गाड़ियां चलाई जा रही हैं। तेज सर्दी के बीच लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आए हैं। बीती रात का जो पारा है उसकी बात कर ली जाए, 7 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया है। इधर ग्वालियर चंबल अंचल भीषण कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी की बात कर ली जाए 20 मीटर से भी कम। इसी के चलते उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेन देरी से चल रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। सर्द हवाओं के चलते अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। आज दूसरे दिन कोल्ड डे के आसार। सामान्य से 6 डिग्री नीचे रहेगा दिन का तापमान। में भारी सर्दियां पड़ रही हैं। आने जाने में लोगों को तकलीफ जाना हो रही है। आज कोहरा कैसा है, किस तरह की क्या स्थितियां हैं? बहुत अंधेरे में ही जाना पड़ रहा है लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही? बहुत। क्या हो रहा है? ठंड लगती है हाथों। तो प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तापमान में भी भारी गिरावट है। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, सूरजपुर में पारा गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया है। बलरामपुर में पारा 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कोहरे और शीतलहर के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बुरहानपुर और माफ कीजिएगा सूरजपुर और बलरामपुर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर इलाकों में सर्दी के यही हालात हैं। और ये 2 तस्वीरें छत्तीसगढ़ से। तो लगातार सर्दी का बढ़ता सितम और अब धीरे धीरे ठंड प्रचंड होती जा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह 7 तारीख से एक नया सिस्टम सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। आज कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसे ही हालात, लगातार बढ़ती सर्दी और आज भी हालांकि छत्तीसगढ़ में थोड़ी राहत। हवा के बदलने के चलते रायपुर में थोड़ी राहत मिलेगी। रात के तापमान की यहां बात कर ली जाए, रायपुर में बात कर ली जाए, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा पहुंचा है। फिलहाल ये फौरी राहत है। और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता सर्दी का सितम। भोपाल से सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वरुण हमारे सहयोगी सूरजपुर से इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। रंजना, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर्दी से फिलहाल राहत नहीं, इसके अलावा 7 जनवरी से भी एक और सिस्टम के एक्टिव होने की बात कही जा रही है। सर्दी अभी और बढ़ेगी। रंजना,
जी ललित, बिल्कुल नए साल की शुरुआत के साथ ही कड़ाके की सर्दी का आगाज हुआ है और जो कड़ाके की सर्दी का दौर है वो लगातार जारी रहेगा और मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और मकर संक्रांति तक यानी 15 जनवरी तक लोगों को कड़ाके की सर्दी से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है और इसी बीच ये जो ठंडी है और ज्यादा इसमें तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं भी हैं क्योंकि आज कल और परसों यानी 6 जनवरी तक मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर मावठा गिरने की संभावनाएं भी जताई हैं और इसी के साथ ही कई जिले ऐसे हैं प्रदेश भर के जहां पर येलो अलर्ट जो ऑरेंज अलर्ट है घने कोहरे को लेकर वो भी जारी किया है और जिस तरीके से सर्द हवाएं चल रही हैं ललित दिन में उससे तापमान में जरूर गिरावट हो रही है और इसी के चलते राजधानी भोपाल में कल का जो दिन था वो सीजन का सीवियर कोल्ड डे रहा यानी सबसे ठंडा दिन इस सीजन का रहा और दिन के तापमान में बीते 4 सालों के मुकाबले कल सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है और चाहे दिन की बात कर ली जाए या रात की बात कर ली जाए लोगों को कड़ाके की सर्दी जरूर कपकपा रही है और अभी फिलहाल जिस तरीके से तेज सर्दी पड़ रही है उससे लोगों की जो दिनचर्या है वो जरूर थोड़ी सी प्रभावित हुई है और फिलहाल 15 जनवरी तक लोगों को तेज सर्दी से राहत मिलने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है ललित। तो राहत मिलने के कोई आसार नहीं। सूरजपुर से वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, किस तरह की स्थितियां, तापमान में भारी गिरावट? वरुण, ललित, बता दूं कि सूरजपुर जो है पूरा संभाग ही छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा संभाग माना जाता है। ऐसे में जो अमूमन जो दिसंबर में तस्वीरें होती है ठंड के दस्तक की, वो तस्वीरें इस बार नजर तो नहीं आई, लेकिन जनवरी में जिस तरह से बीते 2 दिनों से अगले 24 घंटे से जिस तरह से शीतलहर और कोहरे का आलम बना हुआ है, तापमान में लगातार गिरावट हुई है। 7 डिग्री न्यूनतम है और 20 डिग्री अधिकतम है। ऐसे में आने वाले 3 दिनों तक भी यही हालात जो है वेदर फोरकास्ट में नजर आ रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री 3 डिग्री तक न्यूनतम जा सकते हैं। लेकिन जो दिसंबर में देखा जाता था ठंड का दस्तक सूरजपुर में खासकर, वो नजर तो नहीं आया, लेकिन बीते 2 दिनों से जिस तरह के हालात हैं, हाड़ कपाने वाली ठंड है, उत्तरी हवाओं का इलाका है, उत्तर प्रदेश का पूरा जो सीमावर्ती क्षेत्र है सूरजपुर, ऐसे में जो ठंड का बीते 2 दिनों से अगले 24 घंटे से जो देखा जा रहा है, इससे लोग आम जनजीवन काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं क्योंकि कोहरे का जो स्थिति है वो रात को विजिबिलिटी सड़कों पर बेहद कम हो जा रही है। वाहनों को चलने में भारी समस्या का उठाना पड़ रहा है। ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं, हालांकि समय पहले ही समय परिवर्तन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जिस तरह से कल से जो ठंड और शीतलहर का आलम है, कहीं न कहीं आम जनजीवन, स्कूली बच्चे सभी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हालांकि रंजना हमारे साथ लगातार बनी रहेंगी, कुछ और अहम खबरों को लेकर आगे हम रंजना से बातचीत करेंगे। इधर सीएम शिवराज आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, इसकी शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका आगाज करेंगे। 10,500 हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। बान सुजारा समूह जल प्रदाय योजना का भी वो शिलान्यास करेंगे। चुनावी साल में जनता को सौगात देने में जुटी है शिवराज सरकार। तो आज ये सौगात मिलने जा रही है। और भोपाल से बड़ी खबर, राजनीतिक मामलों की मंत्रिपरिषद की कमेटी की बैठक आज होनी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक को लेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री की व्यस्तता के चलते यह बैठक टल गई थी। आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सत्ता संगठन के समन्वय को लेकर चर्चा होगी। समन्वय के तमाम कार्यों पर बैठक में रणनीति बनेगी। कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो, यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। कमेटी में सीनियर मिनिस्टर भी शामिल होंगे। सत्ता संगठन के बीच तालमेल कैसे और ज्यादा बेहतर किया जाए, इसे लेकर यह बैठक होगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बैठक लेंगे। मंगलवार को हालांकि ये बैठक होनी थी, पर किन्हीं वजहों से ये बैठक टल गई और अब आज ये बैठक होनी है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, आज कोऑर्डिनेशन को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक है। तालमेल कैसे बनाया जाए और जहां बना हुआ है वहां कैसे बढ़ाया जाए, विस्तार से जानकारी दें जरा रंजना। जी ललित, राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति की जो कमेटी है उसकी बैठक आज होने वाली है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और बैठक में मुख्य रूप से चर्चा सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने को लेकर होगी कि किस तरीके से और ज्यादा जो तालमेल है वो बनाया जाए और अगर तालमेल में कहीं कोई खामियां हैं या कमियां कहीं नजर आ रही हैं तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। और इसी को लेकर आज समन्वय समिति की जो बैठक है उसमें चर्चा होगी, क्योंकि ललित कुछ महीनों के बाद ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और सत्ता और संगठन का तालमेल चुनावों के लिहाज से जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक जिले में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा इसको लेकर भी आज जो चर्चा है वो इस बैठक में होगी। और साथ ही साथ इस बैठक में स्कीम जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है योजनाएं, उनका कोऑर्डिनेशन किस तरीके से हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई कमियां हैं या जनता तक सही तरीके से योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, और इन तमाम मामलों को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा होगी और ज्यादा मजबूती के साथ जो कोऑर्डिनेट करना है योजनाओं को और अगर कहीं कोई खामियां हैं तो उनको दुरुस्त भी करना है। तो इन तमाम मामलों को लेकर आज की इस बैठक में रणनीति बनेगी और सत्ता और संगठन को और ज्यादा मजबूती देने के लिहाज से ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी कही जा सकती है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। और रंजना के जरिए इस बैठक पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आगे भी इसका अपडेट आपको देंगे। बैतूल से बड़ी खबर, 14 साल की नाबालिग से रेप का ये पूरा मामला है। बैतूल में इसे लेकर जमकर बवाल भी हुआ था। आरोपी रमेश गुल्हाने ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। एसपी के सामने इसने सरेंडर किया है। आटा चक्की का संचालक है, बीजेपी का छोटा मोटा नेता भी ये है। नाबालिग को चक्की में बुलाकर रेप करने का इस पर आरोप है। घटना के बाद तनाव के हालात बन गए थे। अब भी पूरे वार्ड में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद वार्ड का ये मामला है, रेप का ये मामला है। शुरुआत में जानकारी आई थी कि छेड़छाड़ का ये मामला है, हालांकि बाद में ये साफ हुआ कि ये रेप का ये मामला है। आरोपी रमेश गुल्हाने तीन बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुका है रमेश गुल्हाने। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, ऋषु के पास आपको लिए चलेंगे। ऋषु, आखिरकार गुल्हाने ने सरेंडर कर दिया है, पर ऐसा लगता नहीं कि लोगों का जो आक्रोश है या जो तनाव की स्थितियां थीं जो फिलहाल काबू में है वो अभी कंट्रोल में मानी जाएं। क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए ललित, पुलिस ने ऑलरेडी वहां पर इतनी ज्यादा वार्ड में सुरक्षा व्यवस्था लगा रखी थी परसों रात से ही कि तनाव के जो हालात थे वो दोबारा से उस तरह की स्थितियां बनने की उम्मीद कम ही थी और लोगों की बस यही मांग थी कि जो आरोपी है रमेश गुल्हाने, उसकी किसी भी तरह जल्द से जल्द अरेस्टिंग की जाए और इसी को लेके पूरा आक्रोश था। चूंकि अब आरोपी की अरेस्टिंग हो चुकी है तो फिर से उस तरह की स्थिति बनना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने तनाव फैलाया था और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मौके का फायदा उठा के कुछ ज्यादा ही उपद्रव कर दिया था, ऐसे 40-50 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने बलवा एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें से 20-22 लोगों को कल राउंड अप भी कर लिया था पुलिस ने। पुलिस का ये कहना है कि जब इस बात की सूचना मिली पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन बेवजह उपद्रव करने वालों पे भी सख्त एक्शन लेना जरूरी था, इसलिए कार्रवाई की गई। रमेश गुल्हाने जो कि आरोपी है इस मामले का, उसने खुद ही एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने थे तो अगर वो सरेंडर नहीं करता तो बाहर उसके साथ भी कोई इस तरह की घटना हो सकती थी, ऐसा उनके परिजनों ने भी बताया कि इसलिए उसने सरेंडर भी कर दिया है। फिलहाल आज उसका मेडिकल चेकअप होगा और कोर्ट में पुलिस उसको पेश करेगी।
चलिए, तो आज कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषु, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, न्यायधानी में फिर गोलियां चली हैं। पुष्कर पेट्रोल पंप पर गोली चली है। डकैती की नीयत से यहां पर बदमाश पहुंचे थे, 3 नकाबपोश बदमाश, और इन्होंने फायरिंग की है। लखोदना चंगोरी के पास यह घटना हुई है। हालांकि वारदात को यह अंजाम नहीं दे पाए। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, पड़ताल शुरू कर दी गई है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सीसीटीवी फुटेज है। 3 नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं पेट्रोल पंप पर, और उसके बाद जब ये फरार हो जाते हैं तब वहां पर पड़ताल शुरू की गई। डकैती का इरादा था, हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया। लूट के इरादे से पेट्रोल पंप पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, सीसीटीवी है। ये बाइक से आए थे, एक ही बाइक से। पेट्रोल पंप कर्मी शुरुआत में दहशत में आ गए, फायरिंग इन्होंने की। अच्छा, फायरिंग के बाद ये फिर कट्टे को लोड कर रहे थे, मतलब फिर से फायरिंग का इरादा इनका था, हो नहीं पाया तो फरार हो गए। बिलासपुर से ही एक और बड़ी खबर, हथियार लहराते युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। खुलेआम तलवार, रॉड, लाठी लहराते युवक घूम रहे हैं। सरकंडा थाना इलाके का यह मामला है। वायरल हुआ है ये वीडियो, और सरकंडा इलाके का वीडियो बताया जा रहा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच भी शुरू कर दी गई है। 2 तस्वीरें लगातार आपने देखी, बिलासपुर की ही। हथियार लहराते युवक और पेट्रोल पंप पर डकैती के इरादे से फायरिंग की गई। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये न्यायधानी कहलाती है। पूरे सूबे को न्याय देने का जिम्मा इसी जगह पर है। और अन्याय का आलम ये कि एक तस्वीर में आप देख रहे हैं लाठी डंडे लहरा रहे लोग, अपने हिसाब से न्याय चल रहा है। दूसरी तरफ डकैती की नीयत से बदमाश फायरिंग करके चले जाते हैं। 2 तस्वीरें एक न्यायधानी की। और अब सागर से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हत्या के आरोपी पर शिकंजा कसा है। बीजेपी से निष्कासित, यानी पुराना बीजेपी नेता है, अभी अभी निष्कासित किया गया है, मिश्री चंद गुप्ता। इसका होटल जमींदोज कर दिया गया है। होटल जय राम पैलेस, होटल का नाम देखिए, जय राम पैलेस। बेजा कब्जे में भी राम का नाम। होटल जयराम पैलेस को प्रशासन ने विस्फोट कर गिरा दिया। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिराया गया होटल। मिश्री चंद गुप्ता पर 4 मंजिला अवैध होटल बनाने का आरोप है। नाम रखता है ये जयराम पैलेस। सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी तरुण नायक मौजूद रहे। देख लीजिए किस तरीके से इसे धड़ाम कर दिया गया। बड़ी खबर भिलाई से, जरूरी खबर भिलाई से। 6 वार्ड में आज पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। पानी की टंकी में वाल्व बदलने का काम होगा। वैशाली नगर जोन पानी टंकी में यह काम होना है। प्रभावित इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई होगी। और यह कोई नई बात नहीं है, हर बार इस तरह की बातें की गई कि हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, पानी नहीं मिल पाएगा। हैरत की बात यह कि यह मेंटेनेंस का जो सिलसिला है, यह अनवरत चला जा रहा है। वाल्व बदलने का काम होना है। वैशाली नगर जोन जो है, वहां पर आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो एक तरफ पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, वाल्व बदलना है। इधर इंदौर में नर्मदा की मेन लाइन फूट गई। गमले वाली पुलिया के पास मेन लाइन फूट गई। जमीन से 20 फीट ऊपर तक पानी का एक फव्वारा निकल गया। 1 घंटे में लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया। सारा खेल इसी पानी का। इसी पानी को बचाने में लोग अपनी जिंदगी स्वाहा कर दे रहे हैं। और लापरवाही का आलम यह कि नर्मदा की मेन लाइन फूट गई। लीकेज के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ है। लाइन फूटने के बाद शहर को आने वाले पानी की सप्लाई को महू के पास रोकना पड़ा है। शहर की पानी की टंकियां, 30 टंकियां खाली रह गई हैं। अब आज इन टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। लीकेज सुधार लिया गया, पर सवाल यह है कि लाखों लीटर पानी जो बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन?
अब ध्यान दीजिए, पलासिया, कृषिनगर, यशवंत क्लब, पीडब्ल्यूडी, नंदानगर, बजरंग नगर, खजराना, आजाद नगर, मल्हारश्रम, उर्दू स्कूल, अन्नपूर्णा, हवा बंगला, राजेंद्र नगर। अगर आप यहां रहते हैं तो पानी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि लापरवाही के चलते पाइपलाइन फूट गई, 1 घंटे तक पानी बहता रहा। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, अच्छी बात है कि पाइपलाइन जो फूटी थी उसे सुधार लिया गया, पर जो लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ उसकी भी जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय करनी चाहिए। अरुण, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये लापरवाही है जो नर्मदा प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं, खासतौर से नगर निगम के लोग। और ये जो ढक्कन था ये टूट गया क्योंकि इसका मेंटेनेंस इस पाइपलाइन का होना चाहिए, और बड़ी पाइपलाइन थी जिस शहर में सप्लाई होती है, और इसके फूटने से 20 फीट तक पानी उछलकर बहता रहा और 8 MLD पानी बह गया। लाखों लीटर पानी 1 घंटे में बह गया। जब महू से इस लाइन को रोका गया तब जाके पानी रुका, और देर रात तक और अल सुबह तक इसके मेंटेनेंस का काम चलता रहा, और अब जाकर वो लाइन ठीक हुई है। लेकिन इस वजह से करीब 30 टंकियां पानी की नहीं भर पाई, और करीब 15 कॉलोनियों में जल जो सप्लाई है वो प्रभावित इस वजह से रही है। हालांकि शाम तक इसको सही कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है कि मेंटेनेंस जो होना चाहिए लाइन का वो नहीं हो रहा है, या उसको देखा नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि इतनी बड़ा लीकेज इस पाइपलाइन में हुआ कि 20 फीट तक पानी ऊपर तक उछलता रहा, और इस वजह से इस यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित रहा। जाहिर तौर पर अब एक दिन अगर पानी नहीं आता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। अब ये जो इलाके हैं, जिन 15 इलाकों का जिक्र हमने किया है, यहां के लिए तो ये बैठे बिठाए मुसीबत हो गई। और नर्मदा की मेन लाइन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ये सरकार का, उस लाइन में फूट हो जाती है। अरुण, बिल्कुल, देखिए जो संजीव श्रीवास्तव हैं कार्यपालन यंत्री है नर्मदा प्रोजेक्ट के, उनका कहना है कि आज हम लोग इन कॉलोनियों में टैंकर और जो बोरिंग है उनसे पानी की सप्लाई करेंगे, और शाम तक जो पानी की सप्लाई है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि आप जो लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, उसकी देखरेख होनी चाहिए, क्योंकि ये यशवंत सागर है, वहां से पानी की सप्लाई यहाँ तक हो रही थी, और नर्मदा की पानी की लाइन थी, नर्मदा नदी से पानी आता है यशवंत सागर के पास से, और महू राऊ के पास से लाइन फूटी, और इतनी बड़ा इसमें वो ढक्कन एक था पाइप में जिसमें उतर के लोग वेल्डिंग करते हैं, और वो ढक्कन वहाँ पे लगाए जाते हैं जिससे कि कभी कोई दिक्कत हो तो उनको निकाल के उनका मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि इतना बड़ा लीकेज इस पाइपलाइन में हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे। तो ये जो 15 इलाके हैं, लापरवाही के चलते जो लीकेज हुआ है, पाइपलाइन फूटी है, इन इलाकों में पानी नहीं आएगा। फिर सुन लीजिए, पलासिया, कृषिनगर, यशवंत क्लब, पीडब्ल्यूडी, नंदानगर, बजरंग नगर, खजराना, आजाद नगर, मल्हार आश्रम, उर्दू स्कूल, अन्नपूर्णा, हवा बंगला, राजेंद्र नगर। खबर छत्तीसगढ़ से। मनेन्द्रगढ़ और दुर्ग में पुलिस ने जुए के अड्डे पर, फड़ जिसे कहते हैं, दबिश दी है। मनेन्द्रगढ़ में जुए का अड्डा चल रहा था, अंतर्राज्यीय अड्डा है। 14 जुआरी गिरफ्तार किए गए, 11 मध्य प्रदेश के थे। डेडिकेशन देखिए जुआ खेलने का। 14 में से 11 मध्य प्रदेश के जुआरी थे। 36 बाइक, 11 मोबाइल, 54,000 की नकदी जब्त की गई है। 20 जुआरी भाग गए, तब 14 पकड़ाए हैं। सिटी कोतवाली इलाके में जुए का अड्डा चल रहा था। दुर्ग में 6 जुआरी गिरफ्तार किए गए, 41,000 की जब्ती हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन आरक्षण के मुद्दे पर